Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today I'm going to give you almost 8 questions and many sub-questions of Geography Chapter 1 Resource and Development. So dear, let's start. और मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया और बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं शुरू करूं बट इससे पहले मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चंस में जो बहुत ज़रूरी हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 बाकी गैर ज़रूरी नहीं है बट इसलिए मैंने बताया कि अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया है तो इन क्वेश्चंस को जाकर आप देख लो जो ज़रूरी है, और अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से जाओ तभी आप रिलेट कर पाओगे। सो डियर, आपका ये पहला क्वेश्चन है। इस चैप्टर का पेज नंबर मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो पेज नंबर को वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि आपके बुक की ही चीज़ें हैं, बिल्कुल बाहर से नहीं ली गई हैं। So, what is resource? Anything that can be used to satisfy human need. It may be water, drink, the electricity we use, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें। और ये रिसोर्स में ये रिसोर्स कहलाए, इसके लिए ये 3 फीचर्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से 3 फीचर हैं? इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकेंड वन इकोनॉमिकली फिजिबल, वो इकोनॉमिकली आपके लिए अच्छा हो, चीप हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सकता है। इस क्वेश्चन लास्ट पॉइंट के लिए आपको डाउट हो तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है मस्ट नॉट डिस्टर्ब और हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बुक देखना चाहें तो बिल्कुल पेज नंबर जो 1 है एनसीईआरटी के बुक का, उसके जो फर्स्ट ब्लॉक से ही ये मैंने लिया है, तो आप चेक कर सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आप पहले से इसे पढ़ चुके हो। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक आप स्टैंडर्ड 8 में जान चुके हो, तो आप यहाँ पर बस ऐसे ही देखते चलो। मैं बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी किसी भी रिसोर्स की उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर उन्हें 2 भाग में बांटा गया है। पहला है बायोटिक एंड अनदर वन इज अबायोटिक। फर्स्ट इज बायोटिक। बायोटिक हम किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर और फ्रॉम लिविंग बींग्स, यानी वो सारी चीज़ें जो लिविंग बींग से जनरेट होती है, डिराइव होती है, उसे हम जो है बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने डाला एग्जाम्पल में ह्यूमन रिसोर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया फ्लोरा एंड फौना, दैट मीन फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल। और अबायोटिक रिसोर्स हम उसे कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से जनरेट होता है। फिर से आप देख लो, अबायोटिक के लिए इट डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स जैसे रॉक्स, मेटल एट्सेट्रा। रॉक्स में मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मार्बल का एग्जांपल अगर लेती हूँ यहाँ पर, तो आप देखो कि मार्बल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स ही तो है, वो भी एक मिनरल है। तो वो ऑब्वियस है, फिर उसे हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? तो सिंपली इट इज़ अबायोटिक। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसके बारे में आप पहले से जानते हो पर ज़रूरी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इसके बारे में जानते हो, सिर्फ मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी रिसोर्स को खत्म होने के आधार पर, पूरी तरीके से समाप्त होने के आधार पर किस बेस में, कितने भाग में बांटा जाता है? तो इसे भी 2 भाग में बांटा जाता है, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है क्या? तो वो रिसोर्स which can be renewed. The most popular renewable energy resource currently are solar, wind, tide and geothermal energy। ऑब्वियसली ये सारी एनर्जी को आप रिन्यू कर सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए तो इसे हम कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एग्जॉस्टिबल, यानी कभी खत्म ना होने वाला, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स का ही दूसरा नाम है नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और इसके बाद आप देखें तो ये वाली चीज़ जो है ये आपने अपने जूनियर स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड 8 में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ आप देख लो, ये है क्या? रिन्यूएबल रिसोर्स को भी फिर 2 भाग में बांटा गया है, एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस में रखा गया है सच एज विंड एंड वाटर को, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पर जो वाटर मैंने डाला है ये कंटिन्यूअस तब आपको मिलेगा जब आप रिसाइकिल करेंगे, इसको दोनों में डाला जा सकता है। जैसे मैं आपको रिन्यूएबल में यहाँ भी दिखा दूँ अभी कि इस वाटर को यहाँ भी रिसाइक्लिंग में भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसको रिसाइकिल अगर करते हो तो ये कंटिन्यूअस आपको मिलने वाला है। अगर आप रिसाइकिल नहीं करते हो तो फिर ये आपके लिए मुश्किल है, यानी ये दोनों ही कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स का है बायोलॉजिकल रिसोर्स, तो जितने भी नेचुरल वेजिटेशंस हैं, अगर आपने उनको कोई प्लांट को जिंदा रहने दिया है तो उससे मल्टीप्लाई वो हो जाएगा। हाँ, अगर वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया है तभी वो पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ डायनासोर की अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियसली अभी वो मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है, प्रयास बहुत सारे किए जा चुके हैं, लेकिन दैट्स इट।
मेरे कहने का मतलब है कोई भी रिसोर्स बायोलॉजिकल रिसोर्स के तहत रिन्यूएबल तब तक रहेगा जब उसकी किसी न किसी अंश को आप जिंदा रहने दोगे, अलाइव रहने दोगे। ओके, योर नेक्स्ट पार्ट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल हम किसे कहते हैं? तो इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट नॉट रिप्लेनिश्ड। ये रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर ये पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप रिप्लेस भी डाल सकते हो। जिस स्पीड से, और उसके बाद की चीज ध्यान देनी जरूरी है, विथ द स्पीड एट विच इज कंज्यूम्ड, यानी हम जिस रफ्तार से इसे खर्च कर रहे हैं उस रफ्तार से इसे रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। ये वर्ड याद रखने वाली इसलिए है, जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे आप जानते हो कि कोई भी मिनरल, स्पेशली जो फॉसिल फ्यूल्स है, इसको कोल, पेट्रोलियम, ये रिन्यू तो होंगे लेकिन ये काफ़ी लंबा समय लेते हैं रिन्यू होने में, लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ना आप रहने वाले हो ना हम रहने वाले हैं, तो इसका इस्तेमाल हम उसके बाद तो नहीं करेंगे। तो ज़रूरी क्या है कि इसे हम प्लान करके खर्च करें। पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी रिसोर्स प्लानिंग है, इस वीडियो में तो नहीं पॉसिबल होगा शायद। अब मैं आपको आगे ले चलूँ कि इसके लिए भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? तो आप, और यहाँ पर मैंने एक बार छोड़ दिया, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ही हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिसाइक्लिंग एंड अनदर वन इज नॉन रिसाइक्लिंग, यानी हम अगर इसे रिसाइकिल करते रहें तो हम बचा सकते हैं। इनमें मेटल और वाटर को डाला है। इसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो इसको आप बचा सकते हैं रिसाइकिल करके। और नॉन रिसाइक्लिंग रिसोर्स में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक ही उपाय है कि प्लान करके खर्च करें। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग में, इसी चैप्टर में। और आगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दैट इज क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको मैंने इंपॉर्टेंट इस सेंस में ही बोला है क्योंकि आपने 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है इसे, और अभी आप पढ़ रहे हो। बहुत ध्यान से आप सुन लो, पेज नंबर 2 पे ही आप इसे चेक कर सकते हो एनसीईआरटी के। इसे भी 4 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। पहले आप सुन लो इंडिविजुअल है क्या? दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड कांट बी एक्सेस्ड बाय समवन एल्स, यानी वो सारे रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल की है, और मैंने यहाँ ग्रुप नहीं डाला है पर आप डाल सकते हो यहाँ इंडिविजुअल के, और एनी ग्रुप्स, यानी 2-4 लोग मिलकर भी किसी प्रॉपर्टी को अगर खरीदे हुए हैं या बनाया हुआ है उन्होंने, तो उनकी मर्जी के बिना आप उनके रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, दीज आर रेफर्ड एज प्राइवेट रिसोर्स या सोर्स ऑल्सो। अब यहाँ पर आप, मैंने दे दिया है जैसे लैंड है, हाउस है, कार है, किसी के लैंड और हाउस और कार को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या आपके ऐसे किसी चीज़ का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, राइट। सेकेंड वन इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, यानी ओनरशिप के आधार पर जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, यानी किसी खास कम्युनिटी का रिसोर्स जो उस खास कम्युनिटी के सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यूज फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी किसी कम्युनिटी के सारे मेंबर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल डाला है, पास्चर लैंड, पॉन्ड, वेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी कम्युनिटी का पास्चर लैंड दैट मीन जहाँ जानवरों को चराने ले जाए जाते हैं तो उस कम्युनिटी के सारे लोग वहाँ ले जा सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं होती क्योंकि वो किसी कम्युनिटी का रिसोर्स है। और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ मैं ऐड कर सकती हूँ जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, है ना, किसी खास कम्युनिटी का। वैसे हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष कंट्री के लिए तो बात ही अलग है, हम हर जगह जा सकते हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर जो है, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है दैट इज सी नंबर, नेशनल रिसोर्स, यानी ओनरशिप के आधार पर रिसोर्स का जो तीसरा पार्ट है दैट इज नेशनल रिसोर्स, यानी वो सारे रिसोर्स जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर हैं उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। पर इसमें एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमारे पास तो लैंड बाउंड्री भी है और ओशियन बाउंड्री भी है, जो समुद्र में है वो किसका है? तो उसको भी मैं इसमें क्लियर करती हूँ। पहले तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी है वो सब हमारा ही है। अब यहाँ से देख लो, ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन, यानी वो सारे रिसोर्स जो नेशन के अंदर है वो हमारे देश का है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू अक्वायर इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, या फिर पब्लिक यूज़ के लिए। ये अलग बात है कि उसके लिए जो है गवर्नमेंट उससे पैसे भी देगी, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर गवर्नमेंट ले लेती है किसी भी यूज़ के लिए। और साथ साथ सारे मिनरल्स, ऑल मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विदाउट द पॉलिटिकल बाउंड्री। इस लाइन को मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दूं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। विदाउट द पॉलिटिकल बाउंड्री का यहाँ मतलब ये है कि सपोज करो कि बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, असम, तो ये सारे तो अलग अलग स्टेट हैं।
तो भी क्या, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका अधिकार सभी जगह है, वो अपने यूज़ के हिसाब से, हाँ सही यूज़ के हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट पर से भी इस बारे में बातचीत करके ले सकती है, क्योंकि ये नेशनल रिसोर्स कहलाता है, राइट। और अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये लास्ट का 2 लाइन आप ध्यान से देख लो, और आप चाहो तो पेज नंबर 2 पे जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। ओशियन एरिया, जैसे मैंने बोला है, मैं थोड़ा क्लियर करके यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऐसे ही मैप जनरेट कर देती हूँ आपको। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये किसका है, तो यहाँ तक तो अंदर वाला तो नेशनल रिसोर्स है, लेकिन समुद्र में कहाँ तक हमारा है, तो मैं बताऊँ, जहाँ तक 12 नॉटिकल माइल जाता है। 12 नॉटिकल माइल को हम क्या माइल को क्या कहते हैं, लगभग 22 किलोमीटर, ठीक है, 22.2 है, इसलिए मैं 22 बोल रही हूँ। तो हर जगह से फिर थोड़ा क्लियर करूँ, और यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ से पूरा नीचे तक जहाँ तक जाता है, तो जहाँ तक कि 22 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल के बाद अंदर का एरिया है, ये नेशनल रिसोर्स है। ये ओशियनिक बाउंड्री की चर्चा जो मैंने यहाँ की वो है, पर इसके बाद वाली जो है, इसके बाद यानी इस 12 नॉटिकल के बाद का जो जगह होगा वो इंटरनेशनल होगा, वो अभी हम लोग इंटरनेशनल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो 2 लाइन्स के लिए मैंने बताया कि ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट आर नेशनल, यानी समुद्र की सीमा से 12 नॉटिकल माइल, जिसको कि 22 किलोमीटर माइल 22 किलोमीटर आप बोल सकते हो कहा जाता है, तो वहाँ तक हमारा है। एंड इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। और आप देख लो, इंटरनेशनल रिसोर्स हम किसे कहते हैं, दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स जो भी हमारे इस बाउंड्री के बाहर की चीज़ है वो दूसरे का है, दैट इज़ वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि भाई ओशियनिक बाउंड्री में फिर क्या है, तो वो चीज़ पहले यहाँ देख लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू ऑल countries of the world, example water, seas and oceans etc. oceanic इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना जो मैंने अभी आपको मैप बनाकर बताया था। ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर, यानी उसके बाद का जो आप 22 किलोमीटर के बाद का एरिया, और कहाँ तक, तो उसके आगे वाला जो है 200 किलोमीटर वाला एरिया, क्योंकि हर कंट्री का अपना तो 12 नॉटिकल माइल होगा ना, तो उसके बाद का जो बीच का एरिया बचता है जो अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर का बनता है, तो वो एरिया किसका है, तो वो एरिया इंटरनेशनल रिसोर्स है। पर अगर उस एरिया में कुछ सामान मिल जाए, कुछ मिनरल मिल जाए, तो वो किसका होगा, तो उसके लिए ये रूल बताया गया कि अगर अगर ये जो है इसके बाद जो भी चीज़ मिलता है, जो हम लोगों ने इंटरनेशनल में पढ़ा, तो यहाँ पर अगर कुछ मिलता है इंडियन ओशियन का यहाँ पर, तो ये किसका है, तो जिसने पहले ढूंढ लिया उसका है। इसके लिए एक हमारे बुक में स्टोरी भी है जो मैंने यहाँ डाला नहीं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं डाला, पर अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो डू यू नो में। और मैं यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये वाली चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर कि 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द इंटरनेशनली ओन ओनर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। वो रिसोर्स जो है इंटरनेशनली ओन किया जाता है, विच रेगुलेटरी बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी वो रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जैसे मैंने बोला कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, तो आप देख लो पेज नंबर 2 पे ही डू यू नो में आपको मिल जाएगा कि इंडिया की जो ओशियनिक बाउंड्री थी ना, जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद यहाँ पर यानी 22 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है और 200 किलोमीटर का जो एरिया इसके बाद वाला है, यहाँ पर हमें मैग्नीज के कुछ नोड्यूल्स मिले थे। तो वो जो समुद्र के अंदर इंडियन ओशियन में, तो वो हमारा है। क्यों, क्योंकि हमने उसे पहले ढूंढा, यही रूल है, जो उस एरिया में पहले इस चीज़ को ढूंढ लेता है वो रिसोर्स उसका है। तो ये थी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ज़रूरी है। सो आप देखना शुरू करो। तो इसके 4 पार्ट हैं और ये पेज नंबर 2 एंड 3 पे आपको मिल जाना है, तो आप देख लो। अब मैं यहाँ पर आपको ले चलूँ कि ये रिसोर्स सिंपली आपको कहाँ तक ले जाता है, तो पोटेंशियल रिसोर्स है क्या, दोज रिसोर्सेज, हालांकि ये भी आपने थोड़ा सा 8 में पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ। potential resource, those resources which exist in a region and which can be used in the future, यानी पोटेंशियल का मतलब है क्षमता का होना, तो वो रिसोर्स जिसमें ये क्षमता है कि आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकें और आप उसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें।
तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल, उनको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, राजस्थान एंड गुजरात है पोटेंशियल टू डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी बट येट नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। व्हाट आई सेड, येट नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। आई हैवंट सेड कि ये डेवलप ही नहीं हुआ है, ये डेवलप हुआ है, पर जितना होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, उतना नहीं हुआ है। तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल रिसोर्स। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, ये जो राजस्थान का एग्जाम्पल दिया एग्जैक्ट आपके बुक से ही है। मिनरल सॉइल में एग्जिस्ट, जैसे मिनरल ऑयल बहुत से इंडिया के पार्ट्स में हैं, और क्योंकि जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें संभावना है कि ये मिनरल्स मिल जाएंगे, तो वो पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन अभी भी हमने उससे यूज़ नहीं किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्स ये है। और सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्स, इसके तो नाम से ही आप पकड़ लोगे, आसानी से समझ जाओगे। वो सारे रिसोर्सेज क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड, यानी इसके सभी चीज़ के बारे में हमें पता है, पूरी तरह से डेवलप है फॉर यूटिलाइजेशन। लेकिन बट ये यूज़ करने से पहले हम इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देते हैं, यानी पोटेंशियल रिसोर्स हम उनको कहते हैं जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का हमें पता है। और इसके लिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता होने के बाद भी ये दो फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। कौन से वो दो फैक्टर हैं? तो दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इकोनॉमिक जो है कंडीशन सिचुएशंस हम देखेंगे। दैट इज़ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मैंने यहाँ डाल दिया है, तो आप देखना बुक में भी ये मिल जाएगा आपको। तो कौन सा वो रिसोर्स है जिसको हमने अभी तक डेवलप कर लिया है, पर उसको यूज़ करने, उसको निकालने से पहले हम उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखते हैं कि आर्थिक रूप से हमारे लिए ठीक भी है या महंगा पड़ने वाला है। तो इसमें एग्जाम्पल है, बहुत से रिवर्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बहुत से फॉरेस्ट और पेट्रोलियम जैसे रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, राइट। अब जो दो चीज़ है उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपने 8 में से नहीं पढ़ा है तो, और इन दोनों को बहुत बार मैंने देखा है डिफ्रेंशिएशन में। सो डियर आप ध्यान से देख लेना। ये है क्या, स्टॉक और रिजर्व में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक माइनर से अंतर है जो आप ध्यान से देखते चलोगे तो परेशानी नहीं होगी। स्टॉक हम उन रिसोर्स के कहते हैं दोज मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट human do not have the appropriate technology, what do not have the appropriate technology to access these। यानी स्टॉक तो है, हमें पता है, हमारे पास क्षमता है, पोटेंशियल भी है कि भाई वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बुक में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको बता दूं, सच एज H2O। H2O जो कि वाटर का है और केमिकल फॉर्मेशन, तो आप देख रहे हो हमें पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, बट हमें नहीं पता कि हम इन दोनों को कैसे अलग कर लें और इनका अलग अलग इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हाइड्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग, पर हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। मुझे लगता है मैंने एक एग्जांपल आपको स्टैंडर्ड 8 में दिया था, और वो एग्जांपल मैंने आपको जो दिया था, जैसे लद्दाख का यूरेनियम माइंस ऑफ लद्दाख, कुछ याद आया? ये भी स्टॉक ही है, अगर याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो अब तो 10th में हो, पढ़ना है। योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिजर्व है क्या? दीज आर सबसेट ऑफ स्टॉक। व्हाट आई सेड, दोनों में थोड़ा ही अंतर है, दोनों को एक साथ ही रखती हूँ। और रिजर्व जो है वो एक्चुअली स्टॉक का ही सबसेट है, कुछ अलग नहीं है, सबसेट है, उसी में से है बस। इसमें हमने क्या जाना था, इसमें दोनों में अंतर आप देख लेना। तो स्टॉक का ये सबसेट है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि पोटेंशियल है बट एक्चुअली हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसमें मैं क्या बता रही हूँ कि ये स्टॉक का ही सबसेट है और हमें पता भी है, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नो हाउ। दोनों में यही अंतर है। स्टॉक में मैंने क्या बोला कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ और फिर मैं डू नॉट हैव, इसमें मैंने क्या बोला, डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको क्या बोला है इसमें, कि इसमें क्या है कि इसमें हमें पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ध्यान से देखो इसे, ये रिसोर्स जो है, रिजर्व जो है, वो स्टॉक का ही सबसेट है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नो हाउ, यानी हमें पता, एग्जिस्टिंग दैट मीन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है और हमें पता भी है, नो हाउ कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, बट देयर यूज हैज नॉट बिन स्टार्टेड टिल नाउ, पर फिर भी इसका इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं शुरू किया है।
जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि रिवर वाटर जो है हम जानते हैं कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और हमें पता भी है कि कैसे जनरेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सी नदी का इस्तेमाल अभी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं हुआ है। और अगर आपके लिए बताऊं तो आपको पता है कि बुक सारी पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं क्योंकि अब तो वैसा ही है रिजर्व। चलो, अब मैंने ये चारों बता दिया और अब आ गए हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज शॉर्ट नोट्स ऑन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। तो ये जो अर्थ समिट है ब्राज़ील में हुआ था और ब्राज़ील का ये अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेज नंबर 3 पे चेक कर लो, यहाँ पर मैं पेज नंबर डालना भूल गई हूँ, सो डियर आप यहाँ पर पेज नंबर 3 चेक कर लो। पेज नंबर 3 एनसीईआरटी के बुक में ये आपको मिल जाना है। शॉर्ट नोट्स जो है आपको यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है, और आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग पार्ट में दिया है, ठीक है। और इसी का ये क्वेश्चन नंबर 7 भी पार्ट है, क्योंकि एजेंडा 21 बना था। बुक एक बार ज़रूर देखना, पहले मैंने इसको 2 भाग में बांटा है ताकि एक ही क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा ना लगे। क्वेश्चन को 2 भाग में बांटा और यहाँ मैंने 3 सब डिवीज़न किया है, क्योंकि ये हो सकता है ये एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से आपको पूछ लिया जाए। पहले ही मैंने बताया ना कि बहुत से क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें। अब जाने ये पहला अर्थ समिट, ये जो था इस ब्राज़ील का ये जो अर्थ समिट हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि जून 1992 ब्राज़ील में हुआ था। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट पार्टिसिपेटेड इन इट। और इसमें 1992 में जो ये हुआ था समिट, इसमें 100 से ज़्यादा देशों के हेड ने पार्टिसिपेट किया था। अब जैसे मैंने यहाँ 3 पार्ट्स दिए हैं, तो इस जो है समिट का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं कि व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थ समिट या फोर्थ अर्थ समिट 1992। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, यानी इस अर्थ समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू address the problem of environmental protection and socio-economic development at global level। यानी पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट को डैमेज हम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और समाज की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के डेवलपमेंट पे बात करने के लिए पूरी दुनिया का ये चिंता का विषय था। तो इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का मेन मोटिव यही था, मेन मकसद यही था। यानी इस समिट का जो मेन मोटिव ये था, इन 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे बात करना। और जब ये समिट हो गया तो रिजल्ट क्या निकला, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ फर्स्ट अर्थ समिट 1992, तो उसके लिए यहाँ पर ये आंसर है कि इस समिट में जो 100 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अचीवमेंट कुछ निकले थे क्या, रिजल्ट कुछ निकला था क्या, बिल्कुल निकला था। अब आप वो देखो क्या रिजल्ट निकला था। पार्टिसिपेंट्स जो थे, यानी 100 देश के जो लोग थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था, the participants signed the Declaration of Global Climatic Changes and Biological Diversity at, ये वाला अंडरलाइन कर लेना, यूनिसेड इसको बोल सकते हो, UNCED। ये क्या था, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस, थोड़ा मैं देख लेती हूँ ऐसे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो था अचीवमेंट थे इस समिट के, और अचीवमेंट क्या था कि सारे जो कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने साइन किया इस चीज़ पे और कहा कि हाँ वो जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उस पर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में वो सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ऊपर ही, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, सबको बचाना। और ये जो था किसने ये सब अरेंज किया था, तो UNCED, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है कि इनका जो था डिक्लेरेशन क्या था, इंडोर्स्ड यानी डिक्लेयर वर्ड आप डालना मैंने रहने दिया है, तो आप एक बार देख लेना। तो जब ये समिट हुआ तो उसके जो मेंबर थे उन्होंने जो है एंडोर्स किया और क्या कहा, द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे बात मानी, यानी डिक्लेयर किया, यानी इसको डिक्लेयर किया कि पूरी दुनिया के फॉरेस्ट के रूल क्या होंगे, दैट मीन जंगल को काटा नहीं जाएगा, जंगल को सेव किया जाएगा, जंगल को प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये सारे रूल पे वो 100 कंट्रीज़ ने हामी भरी, साइन किया। और साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एजेंडा 21 भी अडॉप्ट किया टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये आप कई बार पढ़ चुके हो, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जूनियर में भी और इकोनॉमिक्स में भी।
तो ये मोटिव था, यानी फाइनली जो उनका एम था वो क्लियर हुआ और उन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिया। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि क्या डिक्लेरेशन निकला आफ्टर समिट 1992, तो ये डिक्लेरेशन निकला कि भाई ग्लोबल फॉरेस्ट रूल बना, जिसको सभी 100 देशों ने माना, और साथ साथ एक एजेंडा 21 भी था, ताकि वो उसको भी माना गया और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें 21st सेंचुरी में। ये था आपका। और अब ये एजेंडा 21 क्या था, प्रीवियस प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन था, तो आप ध्यान से देखना। और ज़्यादातर पता है जब भी एजेंडा 21 आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है ये हिस्ट्री का है, तो डियर प्लीज़ ये हिस्ट्री का नहीं है, ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये अर्थ समिट से बिलोंग करता हुआ मुद्दा है। तो आप देख लो एजेंडा 21 है क्या, पेज नंबर 3 पे ही आपको मिलने वाला है। एजेंडा 21 जो था, इसका सिंपली जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहला मकसद था कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएं। कौन सा डेवलपमेंट? विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, राइट। एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना ऐसा डेवलपमेंट लाने का इनका प्रयास था। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम थी और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट। ठीक है, कम्बैट को मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया, टू फाइट। यानी ये एजेंडा 21 जो बना था ये फाइट करने के लिए था। किससे फाइट करने के लिए? तो ये जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम? ये 3 प्रॉब्लम। सी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? तो इन्वायरमेंट को जो डैमेज कर रही है पूरी दुनिया, वो प्रॉब्लम थी। पूरी दुनिया में जो गरीबी है वो प्रॉब्लम थी। पूरी दुनिया में जो बीमारियों का आलम है वो प्रॉब्लम थी। और ये तीनों प्रॉब्लम को निपटने के लिए 21 एजेंडा 21 जो है वो शुरू किया गया था। और ये था किसके थ्रू? तो पूरी दुनिया एक साथ थी। पूरी दुनिया दैट मीन वो 100 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। through global cooperations on common interest, mutual needs and shared responsibility. वो 100 कंट्रीज ने ये एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया और कहा कि वो आपसी सहमति से, आपसी ज़रूरत के लिए, आपसी इंटरेस्ट के लिए ये सारी जिम्मेदारी को शेयर करते हैं। हम साथ मिलकर पूरी दुनिया के ये प्रॉब्लम्स जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहे हैं, डिसीजेज हैं, पॉवर्टी हैं, इन सब को दूर हटा लेंगे। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, ये ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। एजेंडा 21 का ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से यहाँ तक। और इसे पूरा करने के लिए सबने मिलकर काम किया। और एजेंडा 21 का ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। अनदर स्टेप जो था आपका, अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 का, इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, दैट इज एजेंडा 21। यानी इसका एक दूसरा मेन ये भी था कि जितने देश के लोग वहाँ गए हैं, हेड वहाँ गए हैं, वो जब अपने देश लौटेंगे तो उनके देश में, उनकी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के ओनर को, दैट मीन जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको अपने राज्य के लिए एजेंडा 21 बनाना होगा। दैट मीन वो अपने राज्य को डेवलप करेंगे। और वो अपने राज्य को कैसे डेवलप करेंगे? तो राज्य में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत, उनकी मदद से अपने राज्य में इन ग्लोबल एजेंडा 21 को कंटिन्यू करेंगे। तो इस पर सहमति हुई थी। और योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि पेज 3 पर ही है। थोड़ा सा मैंने इसे एक्सप्लेन किया है और आपको जो मैंने जूनियर में पढ़ाया है स्टैंडर्ड 8 में वो यही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप देख लो ज़्यादा, क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में हो अब आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? इसका सीधा सा मतलब है दैट to meet the need of today without compromising the need of tomorrow। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि हम ऐसे डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े जिससे कि हम भविष्य के किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो, कि भविष्य में ये ना मिलेगा तो ना सही, अभी तो यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। भविष्य की नीड से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और साथ साथ सेकेंड क्या है? दिस मीन्स वी कैन नॉट कंटिन्यू यूजिंग करंट लेवल ऑफ रिसोर्सेस एज दिस विल नॉट लीव इनफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी हमें ऐसे नहीं इस्तेमाल करना है किसी भी रिसोर्स को कि हम जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही ना। और जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कुछ दिया है, जो आप देख लो, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। दैट इज़ स्टेबलाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कार्बन। हमें जो है कार्बन को स्टेबल करना है और रिड्यूस करना है, जिससे एमिशन इज़ की टू लिविंग विद इन एनवायरमेंटल लिमिट। और अगर हम इसको रिड्यूस कर लेंगे तो हम इन्वायरमेंट
को बचा लेंगे, उसको लिमिट में रखने में कामयाब होंगे। और ये जो है छोटा सा मैंने आपको जूनियर में दिया था, तो हो सकता है किसी को ज़रूरत हो तो मैंने डाल दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट अ डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। होपफुली आपको याद होगा, यही मैंने दिया था। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक को कवर करने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बट एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अदरवाइज मेरी तो प्लानिंग रहती है। तो ये मैंने टॉपिक लिख दिया है। कौन कौन सी टॉपिक है? रिसोर्स प्लानिंग है, रिसोर्स कंजर्वेशन है, लैंड यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, और सॉइल के क्लासिफिकेशन, इरोजन, और जो है कंजर्वेशन के साथ साथ मैप बहुत ज़रूरी है जो कि सॉइल के बारे में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर कर लूँगी, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो। बट फिर भी होपफुली ये सारी चीज़, बट आज मैंने जितने दिया है ये आप होपफुली याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ ज़्यादा जानना हो तो भी कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं अपने हिसाब से दे ही रही हूँ। चलो, इतना ही है। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपकी जो हेल्प कर पाऊँगी इस लॉकडाउन के पीरियड में, मैं कर रही हूँ बस। ओके डियर, बाय, हैव अ नाइस डे।